काफी ज्यादा लैंग्वेज बैरियर, हिंदी में मेरा हाथ थोड़ा टाइट वरना पहले ही होता मैं बॉम्बे की फ्लाइट में। हेलो डिजाइनर्स एंड टूल मेकर्स, वेलकम टू द विंडीकेट। आज का वीडियो का टॉपिक है मोल्ड स्टील सिलेक्शन। हर एक बंदा जो मोल्ड मेकिंग फील्ड में है उनका एक जरूर डाउट आया रहेगा मोल्ड स्टील की सिलेक्शन कैसे करें, क्योंकि बहुत सारा मैन्युफैक्चर है, बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा स्टैंडर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं सब बंदे कंफ्यूजन में रहेंगे ही। तो इस वीडियो में बहुत सारा कंफ्यूजन में क्लियर करना चाहूँगा और बहुत सारा आपका नॉलेज ग्रो करना चाहूँगा। तो हम आगे बढ़ेंगे क्विकली। पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, 500 सब्सक्राइबर्स अभी सुबह रीच हुए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सभी व्यूवर्स को जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं और एंकरेज करते हैं मुझे अच्छा चीज़ बनाने के लिए। तो मैं प्रॉमिस करूँगा आपको मैं अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, और मैं जो भी कंटेंट ले आऊँगा बहुत अनोखा रहेगा। मैं नॉर्मल कंटेंट लेकर नहीं आना चाहूँगा। तो आगे बढ़ते हैं हमारा वीडियो के ऊपर। तो ओवरव्यू पहले देख लेंगे आज क्या हम सीखने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मोल्ड स्टील हम देखेंगे, फैक्टर्स कंसिडरेशन व्हाइल स्टील सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ मोल्ड स्टील एंड यूजेस, एलिमेंट यूज्ड टू मेक अलॉय और स्टैंडर्ड्स। तो स्टैंडर्ड्स ये चीज हम ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले व्हाई स्टील इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो फोटोज मैंने लगाया है और जो टॉपिक है उसको संबंध नहीं है, ऐसा आपको लगता होगा, वो संबंध है। एक मिनट, जो बंदा है, जो भाई साहब जो है, इनका नाम है फ्रैंक ब्रिटल, और यहाँ पे जो चीज दिख रहा है इसको बोलते हैं जेट इंजन। जेट इंजन का डिजाइन है, जिसका डिजाइनर का नाम है हैंस वॉन ओल्डहाइन। तो लगता है मैं बराबर प्रोनाउंस किया इनका नाम। तो इन्होंने इसका डिजाइन किया और इन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च और R&D किया। तो उनको पहले जब R&D करते थे तो इन्होंने बहुत सारा मटेरियल का यूज़ किए, अगर हर चीज़ उनका फेल हो जाता था, क्योंकि ये जो जेट इंजन है वो बहुत हाई कॉम्प्रेशन कंडीशन में काम करता है, हाई टेम्परेचर में काम करता है। तो कहीं ना कहीं इनका इंजन फेल हो जाता था कुछ कारणों की वजह से। बाद में उनको पता चला था सीमा तक पहुंच रहा था मटेरियल, तो इन्होंने रिसर्च किया, कुछ अलॉयज डेवलप किया, जैसे कि अलॉयज ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, जैसा कॉपर, ब्रास, ये सब अलॉयज बोलते हैं। अलॉय का मतलब ये है कोई मटेरियल एक या दो धातु से बनता है या एक या दो मटेरियल से मिला के एक दूसरा चीज हम रेडी करेंगे, इसको बोलते हैं अलॉय। तो इन्होंने बहुत सारा अलॉयज के ऊपर काम किया। तो फाइनली इनका ट्रायल और एरर सक्सेस हुआ और हमारे पास जेट इंजन है, कमर्शलाइज किया इसको। तो तब से बहुत रेवोल्यूशनरी चीज़ हुआ दुनिया भर में। जब भी अलॉय का बात करता है मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, इसके लिए ये फोटोज आपके साथ शेयर किया। मैं वापस हम मुद्दे पे आएंगे, वाई स्टील इज इंपॉर्टेंट। कोई भी मटेरियल हो, मोल्ड के लिए हो या दूसरा कोई भी काम के लिए हो, अब अगर हम स्टील सिलेक्शन कर रहे हैं, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स को हमको जरूर देखना पड़ेगा। बेसिक स्ट्रक्चर या वो रीच हो रहा है मटेरियल, बेसिक जो स्ट्रक्चर के लिए हम ले रहे हैं मटेरियल, और लॉन्ग लाइफ है क्या, जो हम मटेरियल लेते हैं लॉन्ग लाइफ है क्या, और कोर फंक्शन, कोर जिस काम के लिए हम लिए थे वो काम पूरा करेगा क्या, और उसका बनावट, और उसको बनाने के लिए जो हमको लगेगा, हमारा मैन पावर हो, हमारा तरीका हो, हमारा मशीनरीज हो, हमारा कुछ और प्रोसेस हो, एक सभी मेकिंग के अंदर वो हेल्पफुल है क्या जो मटेरियल है। ओके, और अदर मटेरियल अदर्स में बता गया मैं। तो कॉस्ट है, उसका प्राइसिंग क्या है, उसका हमारा बजट के अंदर आता है क्या वो स्टील। तो ये सब चीज बेसिकली हम कोई भी मटेरियल हो, कोई भी स्टील हो, वो ये चीज देखते ही है। ओके, अगर मोल्ड स्टील का बात करें, कुछ फैक्टर्स है हमको कंसिडर करना पड़ेगा। पहला है प्रोडक्शन क्वांटिटी। स्टील, अगर आप स्टील सिलेक्शन करने से पहले आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या है, अगर वो 1 मिलियन है, 2 मिलियन है, 0.5 मिलियन है, 20 मिलियन है, कितना है आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी, इसके हिसाब से स्टील खरीदा जाता है। और पार्ट का क्वालिटी, अगर आपका पार्ट का एस्थेटिक का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, बाहर ही उसका पॉलिशिंग रिक्वायरमेंट अच्छा उसको दिखना चाहिए, जैसा कि जो ग्लास, सेफ्टी ग्लास बनाते हैं, और कुछ ट्रांसपेरेंसी रहेगा कुछ पार्ट्स में, उसमें हाई पॉलिशेबिलिटी रहना चाहिए स्टील के अंदर, नहीं तो वो लाइंस नजर नहीं आएगा, मिरर जैसा पॉलिश होगा कुछ स्टील के अंदर। तो ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपका पार्ट का, वो भी देखना पड़ेगा। और स्ट्रेंथ और हार्डनेस, और स्ट्रेंथ और हार्डनेस क्या है, वो लॉन्ग रन में स्टील क्या होता है, फैटिग होता है, ग्रिप होता है। ग्रिप यानी लॉन्ग रन में अगर 10 मिलियन आप चला रहे हैं, 2 मिलियन आप चला रहे हैं, तो मोल्ड का स्टील के अंदर इंटरनल स्ट्रेस रहता है हमेशा, वो इंटरनली डिफॉर्मेशन चालू होता है केमिकली, और वो उसका टेंडेंसी लूज करने लगता है मोल्ड का स्टील। ओके, और थर्मल एक्सचेंज, जितना अगर आपका पार्ट बहुत क्रिटिकल है, बहुत सारा वॉल थिकनेस ज़्यादा है, ओके, अगर वॉल थिकनेस बहुत कम है मगर आपका साइकिल टाइम ज़्यादा होने वाला है, तब थर्मल एक्सचेंज का बात आ जाएगा, कितना इसका कूलिंग का रेट रहेगा, जितना जल्दी कूल रहेगा और कितना कूल करेगा। तो ये थर्मल एक्सचेंज का मैटर आ जाता है। आपका पार्ट का ज्योमेट्री के हिसाब से आपका थर्मल एक्सचेंज का कुछ आइडिया आएगा। तो अगर आप क्या ही कुछ किया रहेंगे, कुछ मोड फ्लो किया रहेंगे, इसके हिसाब से भी आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो मशीनेबिलिटी, कुछ स्टील्स बहुत हार्ड रहे मशीन करने के लिए,
कुछ स्टील बहुत सॉफ्ट है मशीनिंग करने के लिए, जैसा कि एल्यूमिनियम है, और आप हम एल्यूमिनियम नहीं ले सकते, बराबर। तो ये सब चीज़ हमको देखना पड़ेगा मशीनेबिलिटी के ऊपर, वो कौन मटेरियल का बर्ताव कैसा है। एब्रेसिव रेजिस्टेंट, जैसे कि हम अगर कुछ फिलर्स डालेंगे हमारा पार्ट के अंदर स्ट्रेंथ के लिए, वो बहुत एब्रेसिव रहता है, ग्लास फिल वगैरह कुछ है तो वो क्या करता है, आपका कैविटीज को खराब करता है, उसको करोड करता है, उसको घिसता है। तो आपका मटेरियल भी इतना स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ये जैसा फिलर्स वगैरह का अगर कांटेक्ट में आ जाएगा वो अब करोड नहीं होना चाहिए, वो रेजिस्ट करना चाहिए एब्रेशन को। तो ऐसा स्टील को भी हम सेलेक्ट करना पड़ेगा अगर आपका पार्ट का ऐसा कुछ फिलर का एप्लीकेशन हो। ओके, ग्रिप का तो मैं भी जस्ट बता दिया आपको। वो सेकेंडरी प्रोसेस हो, जैसा कि हार्डनिंग करना है या नहीं करना है, ओके, नाइट्रेटिंग करना है कि नहीं करना है, कुछ अलग हार्डनिंग प्रोसेस रहेगा, ओके, कुछ टेम्परिंग प्रोसेस रहेगा। तो ये सब चीज़ का लिए वो मटेरियल रिस्पॉन्ड करता है क्या पॉजिटिवली, तो ये सब चीज़ देखना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स, जैसा कि स्टील का क्वालिटी, जहाँ पे कौन सा मैन्युफैक्चरर से आप ले रहे हैं वो भी बहुत डिपेंड करता है। जैसा कि आप कोई लोकल वेंडर से आप लेंगे या बहुत अच्छा वेंडर से लेंगे तो दोनों का कुछ फर्क रहेगा क्वालिटी में। मेरा कुछ एक्सपीरियंस है कि एक मोल्ड बनाया था चाइना में, तो उसके अंदर इतना बड़ा खोखला निकला, यानी एयर गैप निकल गया। जस्ट मोल्ड का ट्रायल के टाइम पे मेरे को पता चला कि मोल्ड के अंदर बहुत बड़ा एयर गैप है, वो भी कैविटी के अंदर। तो हम जैसा कैसे उसको रिपेयर कर दिया। मगर होता है क्वालिटी के ऊपर कंसर्न रहना चाहिए स्टील लेने के टाइम पे, उसको एक्सेल टेस्ट करना चाहिए। अगर वो आप जो रिक्वायरमेंट दिया है स्टील का वही स्टील है क्या, उसको कार्बन टेस्टिंग करके उसको देखना चाहिए। अगर आप P20 लिया है, अगर S13 लिया है तो उन्होंने S13 लिया है क्या, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। और मेन फंडा है प्राइस का, आपका प्राइस आपका बजट के अंदर है क्या, और आपका प्राइस वेंडर टू वेंडर वेरी हो रहा है क्या, वो भी देखना जरूरी है। और डिलीवरी टाइम, होल प्रोसेस ही बहुत क्विक होना चाहिए अगर आपका कॉस्ट रिडक्शन करना है तो उसके अंदर डिलीवरी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपका डिलीवरी टाइम क्या है वो भी देखना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे साइड में जो लिखा है हमारा कोर फंक्शनलिटी जो स्टील का होना चाहिए हमारा मोल्ड का, आपको तो पता ही होगा। और हॉट प्लास्टिक को अंदर लेना, उसको शेप में बनाना, उसको कूल करना है, इजिट करना है, ओके, और स्टेबिलिटी देना है सभी प्रेशर के अंदर, ये सब कोर फंक्शन है एक मोल्ड का। तो वो रिच होना चाहिए आपका स्टील। ओके, ऐसा नहीं हम लकड़े में मोल्ड बना सकते हैं तो वो रिच ही नहीं करेगा। तो एक छोटा एग्जाम्पल है, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो जो फ्रैंक विटल का जो बात किया मैंने, उन्होंने अलॉयज का यूज किया। अलॉय कैसे यूज किया, दो तीन धातु उन्होंने मिक्स करके अलॉय बनाया, जैसा मैं बताया प्रीवियसली। तो ये सब एलिमेंट्स है और इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। स्टील के अंदर इसका मिलावट से स्टील का कुछ केमिकली अगर इसको चेंज करने से उसका प्रॉपर्टीज स्टील का चेंज हो जाता है। तो यहीं पे एलिमेंट है, उसका परसेंटेज जितना मिलावट करना है और उसका इफेक्ट क्या होने वाला है वो यहाँ पे दिखा गया है। अगर एल्यूमिनियम अगर ऐड करेंगे स्टील के साथ में 0.5 to 1.5%, इसका नाइट्रेटिंग का एबिलिटी बढ़ेगा। और क्रोमियम Cr उसका केमिकल फॉर्मूला है, 0.5 to 2% अगर आप डालेंगे तो हार्डनेबिलिटी जो है स्टील का वो इंप्रूव होगा। और कोरोजन रेजिस्टेंस है, जैसा मैंने बताया फिलर्स के अगेंस्ट, तो ये बढ़ेगा। और मैंगनीज है Ma 0.2 से 0.4% अगर हम स्टील के अंदर डालेंगे तो सल्फर एक्ट विद सल्फर एंड रिड्यूस ब्रिटलनेस। जो ग्लास का जो प्रॉपर्टी ब्रिटलनेस, जैसा गिर गया तो टूट जाएगा या क्रैक आ जाएगा तो उसको बोलते हैं ब्रिटलनेस, ये चीज वो हटाएगा मैंगनीज। और मोलिब्डेनम, ये हीट ट्रीटमेंट और स्ट्रेंथ और टफनेस, ये तीनों को इंप्रूव करेगा। 1.1 से 0.5% अगर आप डालेंगे तो निकल Na 0.3 से 6.5, ये हार्डनेबिलिटी इंप्रूव करेगा, स्ट्रेंथ को इंप्रूव करेगा और टफनेस को इंप्रूव करेगा। ओके, सिलिकॉन, ये हार्डनेबिलिटी इंक्रीज करेगा। और जो ऑक्सीजन लिमिट है, ये कहाँ पे आता है ऑक्सीजन लिमिट, मतलब ये जो ऑक्सीडेशन होता है, अगर आप एल्यूमिनियम के ऊपर एक लेयर आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन स्टील मोल्ड मेकिंग के टाइम पे या कहीं पे भी अगर बाहर भी रखेंगे ऑक्सीजन के साथ मिलके केमिकली, जैसा हमारा जो जंग लगता है वो रस्ट है, वो भी एक केमिकल प्रोसेस ही है, वो भी ऑक्सीडेशन का ही एक पार्ट है। तो जैसा ही व्हाइट लेयर जो बनता है वो ऑक्सीडेशन का है। स्टील मेकिंग के टाइम पे ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो मोल्ड का जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी उतना रिच नहीं होगा, तो इसके लिए सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो टंगस्टन का नाम आप बहुत सुना होगा, जहाँ पे भी आप ड्रिल यूज करते हैं, टंगस्टन कोटिंग वाला, टंगस्टन कार्बाइड वाला। तो टंगस्टन एक टफ मटेरियल है, ये हार्डनेस आपका स्टील का इंप्रूव करेगा। और टेम्परेचर हाइट वर्किंग, आपका मोल्ड हॉट वर्किंग में अगर यूज कर रहे हैं स्टील को, वहाँ पे ये विस्टर्न अच्छे तरीके से करेगा, इसके लिए टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब एलिमेंट्स है, तो हमको इसको मिलाने का जरूरत नहीं है, एज ए मोल्ड मेकर हमको मिलाने की जरूरत नहीं है, ये मिल के आ जाता है। बस हमको ये जानना है ये इसका नाम क्या है, जो मिल के आया है इसका नाम क्या है, इसका नंबर क्या है और किससे लेना है,
कौन सा मैन्युफैक्चर से लेना है, वो कितना मैन्युफैक्चर से, ये हमको जानना है, ये जरूरी है। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा कूलिंग स्टील बदलने से हमारा मोल्ड का काम करने का तरीका में क्या इफेक्ट गिरने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिल हो गया है, एक कैप का मोल्ड है यहाँ पे 4 कैविटी का, इसको सेक्शन किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल जो है यहाँ पे बहुत हीट है और यहाँ पे मोल्ड फिल हो गया है, हमारा कैविटी फिल हो गया है, मगर फिर भी पार्ट हमारा ठंडा नहीं हुआ है। तो लगभग ये 230 जैसा यहाँ पे टेम्परेचर है इस जगह पे, बराबर। मगर यहाँ पे मोल्ड के अंदर ये ट्रांसफर हो गया है। जैसा मैंने बताया आपको थर्मल एक्सचेंज होना जरूरी है, तो पार्ट से जो हीट है उसको मोल्ड का स्टील ऑब्जर्व करना चाहिए, ऑब्जर्व करके बाद में यहाँ पे जो कूलिंग यहाँ पे जो दिख रहा है इसके अंदर वो पास करना चाहिए, इसको बोलते हैं थर्मल एक्सचेंज। तो ये थर्मल एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देखा जाएंगे तो ये 150 जैसा कलर 150 है, बराबर। 150 जैसा जितना ऑब्जर्व किया है हमको हमेशा 55 डिग्री सेल्सियस, कितना 55, ये हेल्दी मोल्ड टेम्परेचर है, 50 to 55 डिग्री सेल्सियस। अच्छा अगर आपका मोल्ड लाइफ आना चाहिए, अच्छा आपका प्रोसेस होना चाहिए, तो 50 to 55 डिग्री सेल्सियस रखना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से हीट एक्सचेंज होता है मोल्ड के अंदर। अगर हम मटेरियल बदलने से हीट एक्सचेंज के अंदर क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे एग्जांपल है। तो 420 ऐसा स्टील इन्होंने लिया गया है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोल्ड फिल होने के बाद 85.7 to 141.8 डिग्री सेल्सियस का हीट एक्सचेंज यहाँ पे हुआ है। ओके, और दूसरा जो यहाँ पे बेरिलियम कॉपर उन्होंने लिया गया है, बेरिलियम कॉपर के बारे में बताऊंगा, 420 के बारे में बताऊंगा मैं कि यहाँ पे 86.1 106.9 यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो तीसरा में है 82.8 और 136.2, यहाँ पे उन्होंने लिया है 420 एसएस। यहाँ पे उन्होंने बेरिलियम कॉपर बाई S7 लिया है, मोल्ड बेस S7 है, जो इंसर्ट है वो बेरिलियम कॉपर है। और यहाँ पे मोल्ड फुल्ली मोल्ड को उन्होंने 420 में बनाया, सेम मटेरियल है, यहाँ पे जो किया वही मटेरियल है, बस यहाँ पे फर्क क्या हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कूलिंग का ग्रूव मारा था कोर के अंदर, ना ही सेंटर के अंदर, सेंटर में कुछ भी नहीं था कूलिंग, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉट हो गया है, यहाँ पे आती बहुत टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ पे। बस उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बफल उन्होंने बनाया, डिजाइन के अंदर चेंज किया, कूलिंग को अंदर तक पहुँचाया, कोर के अंदर तक, कोर इंसर्ट के अंदर तक। तो यहाँ पे हीट एक्सचेंज अच्छा हुआ और यहाँ पे जो ब्लू आया है ये इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अच्छा हीट एक्सचेंज हो रहा है। हालांकि यहाँ पे फिर भी कुछ टेम्परेचर का गेट एरिया पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। थर्ड के अंदर आप देख सकते हैं इंसर्ट नहीं है, इंसर्ट के अंदर कूलिंग इंप्रूव नहीं है, मगर बेरिलियम कॉपर उन्होंने यूज किया है और फिर भी यहाँ पे टेम्परेचर उतना फर्क नहीं गिरा है। बेरिलियम कॉपर का मैं आपको बाद में डिस्कस बताता हूँ, फिर भी आपको बताता हूँ जब भी आप स्टील बदलते हैं तो कूलिंग भी इस हिसाब से बदलना जरूरी है। अगर आपका मटेरियल आप अच्छा ग्रेड वाला अपने स्टील लेके रखा है मगर आप कूलिंग ही बराबर से नहीं किया है तो आपका थर्मल एक्सचेंज बराबर से होने वाला नहीं है, तो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आप बेकार में स्टील के ऊपर पैसा डालेंगे। ओके, आपका कूलिंग डिजाइन अच्छा हो, भला वो आप एमएस में बनाएंगे तो भी आपका अच्छा खासा आ जाएगा। अगर कूलिंग अच्छा है, आप अच्छा प्रोसेस कर रहे हैं तो लो ग्रेड वाला स्टील भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा क्वालिटी। यहाँ पे बेरिलियम कॉपर इन्होंने इंसर्ट के लिए यूज किया है, मगर 420 एसएस इन्होंने मोल्ड बेस के लिए यूज किया। यहाँ पे S7 था, यहाँ पे 420 एसएस है, कि मगर जो ही बफेल का कूलिंग यहाँ पे उन्होंने बेरिलियम कॉपर में लिया था। ओके, तो बेरिलियम कॉपर में यहाँ पे बफेल नहीं था मगर यहाँ पे बफेल आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा खासा टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन हो गया है। यहाँ पे देख सकते हैं 82.9 और 100 डिग्री सेल्सियस, डायरेक्ट 141 से 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया है टेम्परेचर। तो यहाँ पे रैपिडली ये डिक्रीज हुआ है टेम्परेचर। ओके, तो ये अच्छा साइन है। आपको लगता है 1-2 डिग्री सेल्सियस से बहुत फर्क पड़ता है मोल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, आप समझ गए होंगे मोल्ड में थर्मल एक्सचेंज का क्या इंपॉर्टेंस है और उसका स्टील के हिसाब से कैसे बदलता है। ओके, और कुछ नॉर्मल हम जो यूज करते हैं स्टील्स को उसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। P20 जो स्टील है उसको बोलते हैं प्री हार्डन मोल्ड स्टील। तो हम ये नॉर्मली किसी को भी अगर सुनेंगे पूछेंगे आप, उन्होंने बताएंगे P20 स्टील यूज कर रहे हैं। तो P20 का खासियत क्या है बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम कार्बन। जैसा मैं एलिमेंट्स में बताया क्रोमियम का क्या काम है, मैंगनीज का क्या काम है, मोली का क्या काम है, तो ये कॉम्बिनेशन है सबका। यही इसमें हार्डनेस भी है, थर्मल रेजिस्टेंस भी, थर्मल एक्शन भी अच्छा है इसका। ओके, और टफनेस भी है इसके अंदर। तो ये कंबाइन है। एलिमेंट का नाम सुनेंगे उसका प्रॉपर्टी के हिसाब से आपको अंदाजा लगाना चाहिए स्टील किस हिसाब से बर्ताव करने वाला है। ओके, P20 वेरी पॉपुलर मोल्ड स्टील, आपको तो पता ही होगा। और P20 प्लास्टिक जो जिंक डाई कास्टिंग में भी आप ये इसको यूज कर सकते हैं मोल्ड स्टील को। ओके, मेन इसका काम ये है 65% ऑफ इसका मशीनेबिलिटी रेट है, मतलब मशीन के अंदर आपको जल्दी इसके अंदर काम हो जाएगा, टफ नहीं है आपका। कटर का इतना वेस्टेज अगर ज़्यादा हार्ड है मटेरियल, जैसा मैंने पॉइंट में बताया फैक्टर जो कंसिडर करना है मशीनेबिलिटी, यहाँ पे वो बात है।
अगर आपका हार्ड है मटेरियल, आपको ज़्यादा टाइम लगेगा कट करने के लिए, स्लो फीडिंग करना पड़ेगा, कटर ज़्यादा वेरेट होंगे, कटर को बहुत सारा एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ क्या आपका कॉस्ट पे ऊपर इम्पैक्ट करता है। ओके, मशीनेबिलिटी आपका अच्छा है, 65% है, तो आपको जल्दी जल्दी आपका काम होएगा। आपका जो ओवरहेड चार्जेस है कटर्स का ऊपर, टाइम मशीनिंग टाइम के ऊपर, वो सब काम होने वाला है। ओके, और ये प्री हार्डन कंडीशन में मिलेगा जो स्टील है, ये 30 to 32 HRC तक मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे कुछ कंट्रीज के अंदर इसका नाम अलग अलग है। यहाँ पे आपको मैं छोटा सा ब्रीफ देता हूँ, फिर भी हम इन डीपली जानेंगे स्टैंडर्ड्स के ऊपर। यूएसए में जो यूएसए में इसको बोलते हैं P20, इसका स्टैंडर्ड है ASMT स्टैंडर्ड के अंदर इसको बोलते हैं P20। जर्मन में जो है डिंग स्टैंडर्ड है, ओके, ISO 4957, तो इसके हिसाब से उसको बोलते हैं 1.2311, हम नॉर्मली इसको बोलते हैं 2311। ओके, सॉरी। और कुछ एक दूसरा एक सीरीज है, मैं डीपली नहीं जाऊंगा। तो P20 के अंदर और भी कुछ प्रकार का स्टील्स है, आपको नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। पहला एक है P20 Ni। इसके अंदर कुछ नहीं, Ni का मतलब क्या है, निकल। तो निकल इसके अंदर 1% ज़्यादा है, 1.5% इसका ज़्यादा है स्टील के अंदर। इसको ऐसा ग्रेड के हिसाब से 718H बोलते हैं। ओके, डिन स्टैंडर्ड है यहाँ पे, अब मैं आपको बताया ना, जर्मन स्टैंडर्ड जो डिन है, इसका कोड है 1.2738 डिन स्टैंडर्ड के मुताबिक P20 Ni का। ओके, Ni निकल बेसिस है, ऐसा मिलता है। और P20 S इसका सरफेस सीरीज है, होल्डेक्स का नाम पे बेचा जाता है, आसा कंपनी और मैन्युफैक्चरर है। और कुछ इक्विवेलेंट है P20 के अंदर, निमैक्स करके है, पैक 5000 करके है, ये इक्विवेलेंट स्टील है P20 के मुताबिक। कुछ नया ग्रेड है, कुछ ये मैन्युफैक्चरर हमेशा ट्राई करते रहते हैं इसके अंदर क्या इम्प्रूव करे, पॉलिशेबिलिटी हो, मशीनेबिलिटी हो, उसको कैसे करें। तो उन्होंने ट्राई करते रहते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को लेके अलग अलग ग्रेड बनाने के लिए। इसके अंदर वेल्डेबिलिटी अच्छा है और पॉलिशेबिलिटी अच्छा है कंपेयर टू P20 अदर स्टील्स। ओके, और स्टील को अगर हार्डनिंग का बात करें, जैसे मैं बताया 32 HRC ये पहले से मिल जाता है। अगर आपको और हार्डनिंग करना है तो नाइट्रेटिंग आप कर सकते हैं P20 में, मगर ज़्यादातर लोग प्रीफर नहीं करते हैं। जैसा ये स्टील लिया ऐसा ही उसको टेम्परिंग करके कभी कोई यूज़ करता है। मगर नाइट्रेटिंग अगर करेंगे तो आपको 50 HRC तक आपको लगभग मिल जाएगा, 50 to 50 HRC तक आपको हार्डनेस इसके अंदर मिल जाएगा। आपको नाइट्रेटिंग करना जरूरी है उसके लिए। तो नेक्स्ट हम जाएंगे S13 टूल स्टील के बारे में। S13 टूल स्टील एक हॉट वर्किंग टूल स्टील है। अभी मैंने बताया P20 मेनली प्लास्टिक के लिए यूज़ करते थे, ये हॉट वर्किंग स्टील है। इसको डेकास्टिंग डाई में भी यूज़ किया जाएगा और प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्ड में भी यूज़ किया जाएगा। जहाँ पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर का बात हो तब H सीरीज को यूज़ करते हैं। इसके अंदर H11 और H13 दो टूल स्टील है। ओके, H13 हालांकि मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, कुछ कम हो गया ऐसा सुना मैं। H13 ज़्यादा अभी यूज़ करते हैं अभी फिलहाल। SKD 61 ये जापानीज स्टैंडर्ड है, इसके हिसाब से 61 नाम इसको दिया गया है। 8402 और इसका नाम और भी एक है 1.234 और 2344, इसका नाम अलग अलग डिन स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग अलग है। और ये मिलता है 65 HRC 65 मशीनेबिलिटी के हिसाब से, और ये मिलता है 25 HRC अनल कंडीशन में मिलता है। आप इसको 53 HRC तक आप हार्डनेस कर सकते हैं। ओके, इसका कुछ टिपिकल एप्लीकेशन है, सिर्फ जैसा मैं बताया मोल्ड, इंजेक्शन मोल्ड के अलावा एक्सट्रूजन टूलिंग्स में यूज़ करते हैं, डाई इंसर्ट्स में यूज़ करते हैं, ओके, मैंडोस, फोर्जिंग डाइस, तो ये सभी जहाँ पे टेम्परेचर इसको यूज़ करते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन यहाँ पे है। ओके, और हम आगे बढ़ेंगे। 420 स्टेनलेस स्टील, इसको या स्टैवेक्स बोल सकते हैं, या स्टार बोल सकते हैं, 1.20383 ये डिन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ओके, तो ये भी एक पॉपुलर स्टील है, हाई ग्रेड में आता है, जहाँ पे आपको फाइन पॉलिशबिलिटी चाहिए हो, अच्छा आपको प्रोडक्शन क्वांटिटी हो, तो वहाँ पे इसको हाई क्वालिटी का स्टील है ये, और कॉस्टली भी है। 420 स्टील इज हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील कंटेनिंग 30% क्रोमियम। जैसा कि हम S13 में सिर्फ 5% था, इसके अंदर बढ़ के ये 13% हो गया है, यानी आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा हीट और प्रेशर के मामले में। और ये प्राइमरीली यूज्ड इन मोल्डिंग ऑफ प्लास्टिक, ये मैक्सिमम इंजेक्शन मोल्ड के अंदर ही यूज करते हैं। ओके, यहाँ पे बताया कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट रिक्वायर कॉमन यहाँ, क्योंकि जैसे मैं बताया इसका हाई टेम्परेचर और हाई टफनेस है, इसके अंदर रेजिस्टेंस है बहुत सारा फैटिक के ऊपर, तो इसको प्रिफर करते हैं जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का बात हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जहाँ पे अच्छा एस्थेटिक हो, ओके, जहाँ पे ट्रांसपेरेंट आपका पार्ट हो, जहाँ पे अच्छा क्वालिटी आपका पार्ट्स निकालना है, तो वहाँ पे 420 स्टील को यूज़ करते हैं। ओके, और कुछ की बात है, इसका HRC आप वर्किंग हार्डनेस 49 से 50 तक आप दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्टेवेक्स का
नाम से ज़्यादा जाना जाता है। 420SR ये आसाम वाले ने बेचते हैं इसका नाम पे। टिन स्टैंडर्ड में इसका 1.2083 है। ओके, और ये जापानी स्टैंडर्ड में स्टार बोलते हैं उसको। आगे बढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे चार्ट मैंने आसाम का कंपनी का है ये चार्ट, उसमें डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं आसाम का ग्रेड क्या है, AISA का ग्रेड में कौन सा स्टील आता है। ओके, डिन में कौन सा आता है, जापानी स्टैंडर्ड में कौन सा आता है, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, HRC कितना रहना चाहिए, ये सब है, मैं आपको शेयर करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे आया था पाउडर मेटलर्जी, ये हमने देखा। कोल्ड वर्किंग हमको पता है, प्लास्टिक का मोल्ड के बारे में भी हम जान रहे हैं, हॉट वर्किंग स्टील के बारे में, H11 के बारे में मैंने बताया कि पाउडर मेटलर्जी क्या है। मेरे को भी एक नया वर्ड लगा तो मैं इसके बारे में कुछ देखा। तो कुछ पाउडर्स को जो एलिमेंट्स जैसा मैंने बताया है, क्रोमियम हो, सल्फर हो, ऐसे कुछ एलिमेंट्स है, कार्बन का पाउडर के साथ मिक्स करके कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन उन्होंने बना के उसको मिक्सर में मिक्स करते सबको कुछ रेशो स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसको टूलिंग का डालते हैं, कुछ कॉम्प्रेशन करते हैं, उसको कॉम्पैक्टिंग उसका नाम बोलते हैं, इसके अंदर टूल्स का यूज़ करते हैं। तो एक पाउडर जो शेप में पाउडर जो है वो कुछ शेप में आता है। ओके, कुछ कंपोनेंट्स बनते हैं, तो कंपोनेंट को हीट ट्रीटमेंट या कुछ सेकेंडरी ऑपरेशन के थ्रू उसको ले जाते हैं और फाइनल कंपोनेंट बनता है। तो ये पाउडर मेटलर्जी भी एक नया चीज़ है, मुझे भी पहली बार सुना है। स्टैंडर्ड्स इन स्टील, जैसा अभी बहुत सारा नाम सुना हमने, जिन स्टैंडर्ड हो, जिस स्टैंडर्ड्स हो या ऐसा हो, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। या ऐसा ये है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट है उसका नाम है। जापानीज स्टैंडर्ड है JIS, जर्मन स्टैंडर्ड है डिन। तो ज़्यादातर डिन स्टैंडर्ड के ऊपर नाम यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा देखा जाएगा, डिन स्टैंडर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं। okay. कुछ मैन्युफैक्चरर्स है, जैसा आसाब है, बॉलर है, टाइसन है, फोर्ज है, और डाइडो है, और हिटाची है। हिटाची इंडिया के अंदर स्टार्ट किया उन्होंने। और USA का जो स्टैंडर्ड AIS है, इनका कोडिंग सिस्टम यहाँ पे है। तो P1 से P19 तक के लो कार्बन स्टील है, और P20 से लेके P39 तक लो कार्बन और अलॉय स्टील है, जो हमको ज़रूरत है। ये प्लास्टिक के लिए हो, हाई अलॉय स्टील की ज़रूरत है। तो P20 से लेके P39 तक हम प्लास्टिक्स का मोल्ड के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, ये ग्रेड में जो हमको ज़रूरत लगेगा। ओके, 202 XSCS का नंबर आता है। ओके, जैसा मैंने बताया 420 स्टील है। ये इस ग्रेड पे आता है, ये सब स्टेनलेस स्टील के अंदर आते हैं। और H11, H1 और H19, तो ये क्रोमियम बेस्ड स्टील है, जैसा हॉट वर्किंग के लिए जो आता है। ओके, ये W सीरीज है, S सीरीज है, O सीरीज है, S सीरीज, ये सब उसके हार्डनिंग का मेथड के हिसाब से स्टील को कैटेगराइज किया गया है। ओके, DX यानी आपको जानते होंगे D1, D2 और D3 जो स्टील्स है, जो हाई कार्बन हाई क्रोमियम स्टील जो प्रेस टूल में यूज़ किया जाता है, जिसमें हाई ऑपरेशन स्ट्रेंथ है, हाई इम्पैक्ट स्ट्रेंथ है, ये स्टील है ये। तो उसका भी नाम AIS स्टैंडर्ड के अंदर लिया गया है। तो जर्मन स्टैंडर्ड, जैसा हमने P20 का नाम बताया है, उसका नंबरिंग जो सिस्टम है 1.273 है, 2311 है। ओके, ये सभी नंबर्स जो है H11 H13 के लिए भी है, 2344 2343 है, हॉट वर्किंग स्टील का नंबर्स है। ओके, आइटम वही है, बस नाम उसका अलग अलग है। ओके, और जापानीज स्टैंडर्ड जो है कुछ मजाक वाला स्टैंडर्ड है, इसके अंदर सब नाम रहता है। SKD 6 से जो लेता है वो H13 और H11 का नाम लिया जाता है। ओके, क्रोमियम स्टील से, क्रोमोमोली स्टील से, क्रोमोमोलिब्यूलम स्टील बोला जाता है P20 हम जो लेते हैं, क्योंकि इसका दोनों में कॉम्बिनेशन है क्रोमो और मोलिब्यूलम का। ओके, को क्रोमोमोली स्टील के नाम पे जाना जाता है जापानी स्टैंडर्ड में। ओके, और हम आते हैं स्टील के अलावा अभी नॉन फेरस मेटल के ऊपर एक बात करेंगे, क्योंकि ये बेरिलियम कॉपर के बारे में अगर बात नहीं किया तो टूलिंग का जो स्टील्स है, जो मेटल से यूज़ करते हैं, वो अधूरा रह जाएगा। बेरिलियम कॉपर एक नया सभी जगह पे देखने को मिलता है आजकल। बेरिलियम कॉपर का इस्तेमाल बहुत करते हैं टूलिंग के अंदर। इसके लिए करते हैं, बेरिलियम कॉपर का जो थर्मल कंडक्टिविटी है, जैसा मैंने पहले बताया एक एग्जांपल में, ये क्विकली हीट को ऑब्जर्व करता है और पानी के अंदर रिलीज करता है। अगर एक कोई स्टील हो, P20 का स्टील हो या S13 का स्टील हो, अगर 10 डिग्री सेल्सियस को वो 5 सेकेंड में ऑब्जर्व करके पानी में छोड़ता है, तो वही 10 डिग्री सेल्सियस को बेरिलियम कॉपर कुछ 2 सेकेंड के अंदर, ये 2 से 3 सेकेंड के अंदर ये पानी के अंदर रिलीज करते हैं। यानी मुताबिक आपको रफ आइडिया दे रहा हूँ, जल्दी क्विकली थर्मल एक्सट्रैक्शन और रिलीज इसका बेरिलियम कॉपर का अच्छा है। इसके लिए इसको यूज करते हैं। जहाँ पे साइकिल टाइम कम हो, क्विकली कूलिंग करना हो, जैसा कि थिन वॉल कंटेनर्स के अंदर आपको डायमेंशनल स्टेबिलिटी पार्ट का अच्छा होना चाहिए, और सेम वे आपका कूलिंग भी क्विकली होना चाहिए, क्योंकि उसका साइकिल टाइम 5 से 7 सेकेंड के आसपास ही रहता है। मतलब क्विकली कूलिंग आपका जरूरत है, तो 2 से 3 सेकेंड का ही कूलिंग टाइम मिला रहेगा।
वही वही टाइम के अंदर आपको कूल करना है तो आपको बेरिलियम कॉपर का इस्तेमाल करना जरूरी पड़ जाएगा। तो ऐसा कंडीशन में यूज करते हैं। और जहाँ पे आपका कुछ वॉस है, कुछ थिकनेस ज़्यादा है, कुछ वॉल थिकनेस के अंदर, कुछ एजेस के अंदर, जहाँ पे सिंक मार्क्स आ रहा है, आपको कूलिंग बराबर से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, इस जगह पे बेरिलियम कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हेल्पफुल रहेगा थर्मल कंडक्टिविटी में। ओके, तो इस वीडियो लगभग मैं सारा चीज़ कवर किया। आपको ज़्यादातर आपको आइडिया आ गया होगा मोल्ड स्टील कैसे डिवीजन हुआ है, कैसे कैटेगराइज किया गया है। आपको सिलेक्शन करना है तो कौन सा चीज़ को आपको देखना चाहिए, उसका कोड के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज मिला मुझे लगता है। तो आपको अगर कुछ डाउट है कमेंट बॉक्स में आपका डाउट डाल दीजिए, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और आपका कुछ छूट गया है मेरे से तो आप करेक्ट कर सकते हैं। और आपका कुछ सलाह है, सूचना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए